चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। दोस्तों, आपने मेरे इस चैनल पे बीएफएम का मॉड्यूल वाइज लेसन मैंने अपलोड किया है दोस्तों। होपफुली आपने उसे देखा। अब समय आ गया है दोस्तों उन सभी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ केस स्टडी को सॉल्व किया जाए। तो उसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों 40 केस स्टडी, 60 से लेकर 100 नंबर तक। आज हम लोग 40 केस स्टडी को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। केस स्टडी में कुल मिलाकर 8 से 10 केस स्टडीज़ होंगे और प्रत्येक केस स्टडी में 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे। तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। बेस्ट तरीका होगा इन केस स्टडी को अटेंड करने का। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने से सॉल्व कीजिए और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। दोस्तों, इससे ये फ़ायदा होगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं आपको पता चलेगा और एग्जाम में सेम गलती आप रिपीट नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ आज, वो बिल्कुल पिछले साल 2015 से लेकर 2020 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हैं। तो एक तरह से आप अपना प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा आपका। और जिन लोगों को इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो या बाकी जो मेरे वीडियो लेसन है उनकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो, वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक नंबर है, उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ मेंटेन फॉलोइंग बैलेंस विद आरबीआई इन इट्स सीआरआर अकाउंट फॉर द फोर्टनाइट एंडेड 12 जून 2015। अब देखिए यहाँ पे एक चीज साइड में छूट गया है दोस्तों, वो आप समझ लीजिए। पहला है 1 to 7 डेज, तो 1 to 7 डेज है मिनिमम बैलेंस ऑफ 95%। और दूसरा है दोस्तों 8 to 12 डेज, वो है 600 करोड़ डेली। द एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इज 600 करोड़। देखिए ये डाटा हमको दी गई है, आपको क्वेश्चन में ये डाटा दी जाएगी। बेसिकली इस तरह की केस स्टडी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब आइए हम लोग एक बार और रिवाइज करें इन चीज़ों को। पहला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सीआरआर विच नीडेड टू बी मेंटेन बाय द बैंक फॉर द फोर्टनाइट। दोस्तों, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 वीक्स यानी 14 डेज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंक को फोर्टनाइट तक कितना सीआरआर मेंटेन करना होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 6700, 7800, 1500 और 8400। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं। पहले सीआरआर का कंसेप्ट समझिए। एवरेज बैलेंस कितना एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन करना है बताइए। 600 करोड़ मेंटेन करना है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि आप ऐसे समझिए कि 600 करोड़ अगले 14 दिन तक मेंटेन करना है डेली बेसिस पे। यानी आज भी 600 करोड़, अगले दिन भी 600 करोड़, तीसरा दिन भी 600 करोड़, ऐसे 14 दिन तक 600 करोड़, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टोटल सीआरआर कितना मेंटेन करना है फोर्टनाइट के लिए। तो सिंपल सी बात है, हर दिन हमें 600 करोड़ मेंटेन करना है और अगले 14 दिन तक। तो टोटल कितना हो जाएगा 600 करोड़ इंटू 14 यानी कि 8400 करोड़। तो करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 8400 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन प्रोडक्ट बेसिस व्हाट बैलेंस हैज़ बीन मेंटेन बाय बैंक ड्यूरिंग फर्स्ट 7 डेज। अब देखिए फर्स्ट 7 डेज में यहाँ पे क्वेश्चन में तो दे रखा है मिनिमम बैलेंस ऑफ 95%। अब वो कितना है, तो देखिए 600 करोड़ तो एवरेज बेसिस पे मेंटेन करना है डेली बेसिस पे। और आरबीआई का गाइडलाइन क्या कहता है कि हर एक दिन जो एवरेज बैलेंस है उसका 95% मिनिमम मेंटेन करना ही करना है। ये आरबीआई का गाइडलाइन है। अब बताइए 600 करोड़ है अपने पास, उसका 95% कितना होगा। तो उसका 95% होगा दोस्तों 570 करोड़। क्या मतलब हुआ कि 570 करोड़ मिनिमम इतना तो मेंटेन करना ही करना है। इससे ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। अब बताइए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि पहले 7 डेज में कितना मिनिमम बैलेंस बैंकों को मेंटेन करना है। तो बताइए क्या करेंगे, ये जो 570 है इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 3990 करोड़। तो ये 3990 करोड़ अमाउंट जो है वो बैंक मेंटेन करेगी अगले 7 दिन तक। चलिए उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन प्रोडक्ट बेसिस व्हाट बैलेंस विल बी मेंटेन बाय द बैंक ड्यूरिंग लास्ट 2 डे टू कॉम्प्लाई विद सीआरआर रिक्वायरमेंट। आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आपको पहला 7 दिन तक दिया हुआ है कि मिनिमम बैलेंस 95% है, 8 से 12 दिन तक दिया हुआ है कि वो 600 करोड़ है, लेकिन लास्ट 2 दिन का नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, आप बताइए कि लास्ट 2 दिन में बैंक कितना बैलेंस मेंटेन करेगी ताकि वो सीआरआर रिक्वायरमेंट से कॉम्प्लाई हो जाए। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप दिमाग लगाइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप 61 नंबर में क्या निकाले थे बताइए। पहले 7 दिन तक बैंक ने कितना मेंटेन किया, 3990 करोड़ हम लोगों ने ऊपर निकाला है। उसके अगले 4 दिन तक बैंक ने कितना मेंटेन किया, हर एक दिन 600 करोड़ मेंटेन किया ना, और 600 को 4 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 2400 करोड़, ठीक है। अब बताइए पहले 12 दिन में बैंक ने कितना मेंटेन किया, 3990 को 2400 से जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 6390 करोड़। ये पहले 12 दिन का डाटा है दोस्तों। अब बताइए टोटल सीआरआर रिक्वायरमेंट कितना था, हम लोगों ने 61 को नंबर क्वेश्चन में निकाला था ना 8400 करोड़। अब बताइए दोस्तों, ये जो 8400 करोड़ है वो है 14 दिन के लिए।
और ये जो हमारा 6,390 करोड़ है वो है 12 दिन के लिए। दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि जो लास्ट 2 दिन बचा है उसमें कितना बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सिंपल है, आप 8400 माइनस 6,390 कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 2010। तो बेसिकली CRR रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए बैंक को लास्ट 2 दिन में इतना बैलेंस मेंटेन करना होगा। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द CRR इज टू बी मेंटेन एट 4%, व्हाट इज द DTL ऑफ द बैंक। देखिए DTL क्या होता है दोस्तों, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी को हम लोग DTL कहते हैं। अब साफ साफ लिखा हुआ है कि CRR को जो मेंटेन करना है वो है 4% पे, तो DTL कितना होगा। आइए दोस्तों समझते हैं। मान लेते हैं कि DTL है हमारा X, तो दोस्तों CRR जो हम लोग 4% बोलते हैं वो बेसिकली DTL का ही तो होता है। तो बेसिकली ये 4% किसका है, तो DTL का है। तो 4% ऑफ DTL इज इक्वल टू हमारा CRR कितना है 8,400 करोड़। तो बेसिकली DTL कितना मिल जाएगा 2,10,000 करोड़। तो बेसिकली ये हमारा DTL निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द इंटर बैंक डिपॉजिट विथ मैच्योरिटी ऑफ 180 डेज आर ₹7,200 करोड़, व्हाट इज द SLR टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 2%। अब देखिए दोस्तों हमारा इंटर बैंक डिपॉजिट दे रखा है। इंटर बैंक डिपॉजिट है, मैच्योरिटी दिया हुआ है 180 डेज का, और इंटर बैंक डिपॉजिट कितना है 7,200 करोड़। तो SLR कितना मेंटेन करना पड़ेगा 22% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, जब भी आप DTL को कैलकुलेट कर रहे हैं SLR इंटर बैंक डिपॉजिट जितने भी मैच्योरिटीज़ के हैं सभी को ऐड कर देंगे। तो आप क्या कीजिए 7,200 करोड़ को आप देखिए ऊपर हम लोगों ने DTL निकाला है ना, वो कितना निकला है 2,10,000 करोड़। तो 7,200 करोड़ को 2,10,000 करोड़ से जोड़ेगा तो टोटल DTL कितना मिल जाएगा 2,70,200 करोड़। ठीक है, और SLR का रेट कितना दे रहा है 22%। अब प्रश्न आपके दिमाग में उठेगा कि तो ये 22% किसका, तो ये 22% है हमारा DTL का। तो DTL कितना है तो 2,17,200 करोड़। 2,17,200 करोड़ का आप लोग 22% निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 47,784 करोड़। तो बेसिकली ये 47,784 करोड़ क्या है, तो ये SLR है। ठीक है, तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि टोटल आपको बताना था कि DTL कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2,70,200 करोड़। तो ये था हमारा पहला केस स्टडी। आइए दोस्तों अब हम लोग अपनी नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। आपके सामने नीचे फर्स्ट 2 टेबल दिया गया है। जो पहला टेबल है वो 1 ईयर रेटिंग माइग्रेशन प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। दोस्तों आपको पता होगा ये अकाउंट का क्लासिफिकेशन अलग अलग रेटिंग का होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं AAA, AA, BBB, BBB, CCC डिफ़ॉल्ट। तो ये सब बेसिकली अकाउंट के रेटिंग्स हैं। अब देखिए पहला साल 1 ईयर रेटिंग माइग्रेशन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी टेबल में देख सकते हैं आप, ये टेबल बना हुआ है, इसमें आप रो कॉलम का देख सकते हैं। तो ये टेबल क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ माइग्रेटिंग टू रेटिंग बाय ईयर एंड। ठीक है, और नीचे जो टेबल है वो आपको क्या दिखा रहा है कि नंबर ऑफ अकाउंट एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, यानी कि जब साल का शुरुआत होता है तब एक AAA रेटेड अकाउंट कितने थे, AA रेटेड अकाउंट कितने थे, A रेटेड अकाउंट कितने थे। चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। यानी पहला टेबल आपको प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, इसलिए आप जो भी डाटा देखेंगे पहले टेबल में वो 0.1, 0.2 ऐसे करके है, 0 और 1 के बीच का है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। और दूसरा टेबल क्या शो कर रहा है दोस्तों कि हमारा ये जो अलग अलग अकाउंट्स का रेटिंग है वैसे अकाउंट कितने थे इन ईयर की शुरुआत में। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, और ये जो डाटा है वो है हमारा 1981 से लेकर 2000 तक के लिए। चलिए ये तो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंक हैज़ क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ ₹10,000 करोड़ टू CCC रेटेड बोरोवर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट एट द एंड ऑफ पीरियड। क्या कर रहा है कि CCC रेटेड बोरोवर का बैंक का क्रेडिट एक्सपोजर कितना है 10,000 करोड़ है। आपको बताना है कि पीरियड के अंत में डिफॉल्ट कितना होगा। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आइए दोस्तों करेक्ट आंसर इसका डाटा इनसफिशिएंट। पहली बात आपको याद रखना है कि जो रेटिंग माइग्रेशन है वो रेटिंग माइग्रेशन का जो परसेंटेज है वो किसके लिए है, नंबर ऑफ अकाउंट का। अब मान लीजिए कि AAA अकाउंट की बात करें तो AAA अकाउंट में कितना अकाउंट है बताइए। AAA वाले केस में कितना अकाउंट है बिगिनिंग ऑफ ईयर में, देख सकते हैं चीज़ें हमारा टेबल नंबर 2 से वो है 3,200 अकाउंट। ठीक है, तो 3,200 अकाउंट है। अब क्या एज्यूम किया गया कि 5.83% ऑफ अकाउंट जो है वो AA में चला गया। ठीक है दोस्तों,
तो 5 ये हमने एज्यूम किया, तो 5.83 यदि आप 3200 का निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 187। तो दोस्तों लोन अमाउंट गिवन टू दिस अकाउंट विल बी डिफरेंट एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डाटा। तो जो लोन अमाउंट है इन सभी अकाउंट को जो दिया गया है वो तो अलग अलग है, तो हम लोग इस डाटा जो हमें डाटा दिया गया है उसे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा डाटा इनसफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ अकाउंट इन ट्रिपल सी एट द एंड ऑफ ईयर एज्यूमिंग नो न्यू अकाउंट वर एडेड ड्यूरिंग द ईयर। ये मान लिया गया है कि साल भर में कोई नया अकाउंट नहीं जोड़ा गया है, आपको ये बताना है कि ट्रिपल सी में कितने अकाउंट होंगे साल के अंत में। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। आपको टेबल से गुजरना है, ठीक है। तो आप देखिए टेबल से जब आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 63.96 ऑफ अकाउंट हैव रिटेन देयर रेटिंग ऑफ ट्रिपल सी। दोस्तों आप इस टेबल को देखिए ध्यान से, ट्रिपल सी वाला रो को देखिए और ट्रिपल सी वाले कॉलम को देखिए। उस डाटा जो डाटा का मिड पॉइंट है वहाँ पे क्या लिखा, मीटिंग पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, 63.96 लिखा हुआ है ना। तो ये 63.96% है। इसका क्या मतलब हुआ कि 63.96% जो ट्रिपल सी अकाउंट साल के शुरुआत में थे वो साल के अंत तक ट्रिपल सी ही बने रहे। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? यही डाटा को यूज करेंगे हम लोग 63.96 को। तो 63.96 अकाउंट वैसे हैं जो कि अपने रेटिंग ट्रिपल सी ही रखे। इसका मतलब क्या हुआ कि 1400 अकाउंट, देखिए आप बताइए ट्रिपल सी अकाउंट के इनिशियली कितने थे, 1400 थे। इस डाटा से इस टेबल से आप देख सकते हैं। तो 1400 अकाउंट में से ऐसे कितने अकाउंट हैं आउट ऑफ 1400 अकाउंट एट द स्टार्ट, ठीक है। ये आप देखिए 63.96% यदि आप 1400 का निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 895। तो 895 अकाउंट ऐसे थे जो कि ट्रिपल सी में ही रहे, और लेकिन जो बाकी अकाउंट थे वो दूसरे कैटेगरी में चले गए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, बट दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर। अब देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। अब देखिए ये जो टेबल है इसमें आपका क्या है, जो पहला कॉलम है उसमें रेटिंग कैटेगरी दिखाए हैं मैंने। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमने मूव टू सीसीसी, और लास्ट कॉलम परसेंटेज मूव टू सीसीसी, और लास्ट कॉलम में है दोस्तों इन नंबर मूव टू सीसीसी। अब देखिए ट्रिपल ए का परसेंटेज मूव टू सीसीसी कितना है, 0.0। ये सब जो डाटा है दोस्तों वो मैंने इस पार्टिकुलर टेबल से ही कलेक्ट किया है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ट्रिपल ए सीसीसी में कितना चला गया, 0.00, डबल ए चला गया 0.02, ए चला गया 0.01, ट्रिपल बी चला गया 0.16। तो जो हमारा दूसरा कॉलम है उसमें हमने परसेंटेज दिखाया है। अब दोस्तों ये परसेंटेज किसका है, तो परसेंटेज जो हमारा ट्रिपल ए रेटेड अकाउंट था इनिशियली उसी का होगा ना। अब जरिए डबल ए के बारे में बात आता है, मैं एक आपको समझाता हूँ। तो डबल ए का कितना परसेंटेज सीसीसी में चला गया, तो 0.02%। तो 0.02% किसका, तो 0.02% जो डबल ए शुरू में था उसका। डबल ए शुरू में कितना था, तो 4500। तो 4500 का आप 0.02% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, लगभग 1 मिलेगा। तो इसी तरह आपको जितने भी अकाउंट्स हैं सभी का कितना परसेंटेज सीसी में चला गया, वो परसेंटेज का इनिशियल जितना था उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, और फाइनली आपको मिल जाएगा 1054। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1054। तो बेसिकली इसी तरह क्वेश्चन आप BFM में एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अकाउंट इन डिफॉल्ट एट द एंड ऑफ ईयर एज्यूमिंग नो अकाउंट वेर एडेड। अब डिफॉल्ट का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो फिर से वही काम कीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसा टेबल बनाइए, पहला कॉलम में रेटिंग कैटेगरी लिखिए, दूसरा कॉलम में लिखिए कि कितने परसेंटेज डी में चले गए, और तीसरे कॉलम में लिखिए नंबर कितने हैं। बहुत सिंपल है। आप जरा ट्रिपल ए देखिए, आप जरा इस टेबल पे आ जाइए। तो ट्रिपल ए कितने डी में गए बताइए, देखिए यहाँ पे। तो ट्रिपल ए देखिए, ट्रिपल ए चला जाए और डी में देखिए 00 लिख दीजिए। डबल ए कितने डी में गए, 0.01। ए कितने डी में गए, 0.04। ट्रिपल बी कितने डी में गए, 0.22। बस उसे उतार देना है यहाँ पे, ठीक है। और इनिशियली कितने थे उसको इस टेबल से उतार लीजिए, और फिर परसेंटेज निकाल लीजिए, सिंपल है, ठीक है। तो आपको जो ये आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार, और यदि आपको डिफिकल्टी आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं समझाऊंगा उसे, ठीक है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि टोटल अमाउंट आएगा वो हमारा आएगा इस केस में जो इस केस में हमारा टोटल नंबर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा हमारा 1483, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द टोटल नंबर ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर इज 37,200 हाउ मेनी न्यू अकाउंट कैन बी एडेड टू ट्रिपल सी कैटेगरी सच दैट इट परसेंटेज ऑफ टोटल पोर्टफोलियो इज 3%। अब देखिए हमारा 37,200 है, उसका 3% कितना हो जाएगा, 1116। और हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो हमारा ट्रिपल सी कैटेगरी अकाउंट है वो कितना है, 1054। तो कितना न्यू अकाउंट ऐड किया गया बताइए, तो 62। तो देखिए पिछला डाटा को यूज़ करना भी आना चाहिए आपको। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच कैटेगरी हैज सफर मैक्सिमम रेटिंग डिटेरिएशन। तो डिटेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि जो रेटिंग
वर्स्ट रेटिंग में जाना, अभी जो प्रेजेंट रेटिंग है उससे खराब रेटिंग में जाना, उसे डिटोरेशन कहेंगे। तो बेस्ट रेटिंग कौन सा है? ट्रिपल ए। और वर्स्ट कौन सा है? डी। तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट है। तो यदि कोई अकाउंट ट्रिपल बी से बी में गया तो ये रेटिंग डिटोरेशन हो गया। तो मैक्सिमम रेटिंग डिटोरेशन किस केस में देखा गया है? सी ट्रिपल सी कैटेगरी में, ठीक है। इसमें 21.94% अकाउंट डी में चला गया है। तो ये था हमारा केस स्टडी नंबर 2। आइए दोस्तों हम लोग अपना देखते हैं केस स्टडी नंबर 3। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है बीसी बैंक लिमिटेड का, जिसका रिप्राइजिंग एसेट और लायबिलिटी 31 मार्च 2015 का दिया हुआ है। तो देखिए ये जून 15 एग्जाम में पूछा भी गया था क्वेश्चन। तो कॉल मनी दिया हुआ है 1500 करोड़, कैश क्रेडिट एडवांस दे रखा है 1200 करोड़, कैश इन हैंड दे रखा है 1000 करोड़, सेविंग बैंक डिपॉजिट है 1500 करोड़, फिक्स डिपॉजिट है 1500 करोड़, करंट बैलेंस अकाउंट है 1250 करोड़। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि एडजस्टेड गैप इन रिप्राइजिंग एसेट एंड लायबिलिटी कितना होगा। तो देखिए दोस्तों जब हम लोग एसेट की बात करते हैं, किसी बैंक के लिए एसेट क्या होता है? तो लोन है, ठीक है, वो एसेट है। और जो लायबिलिटीज़ होते हैं वो हमारा डिपॉजिट्स होते हैं। डिपॉजिट्स हमारे लायबिलिटी होते हैं और लोन हमारे एसेट होते हैं। जहाँ तक बात है रिप्राइजिंग एसेट एंड लायबिलिटी कि मतलब क्या हुआ, मीन्स हुज रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस विद चेंज इन बेस रेट। तो बेस रेट जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि रिप्राइजिंग एसेट और रिप्राइजिंग लायबिलिटी में कैटेगराइज करना है, डिवाइड करना है। देखिए इस केस में आप बताइए कि जो हमारा कॉल मनी है वो क्या है हमारा? वो हमारा एसेट है। कैश क्रेडिट है वो क्या है हमारा? एसेट है, ठीक है। तो इसीलिए इस दोनों को हम लोगों ने रिप्राइजिंग एसेट की कैटेगरी में डाल दिया है, ठीक है। किसको? कॉल मनी को और कैश क्रेडिट को। अब बताइए लायबिलिटी क्या क्या है हमारा? तो सेविंग बैंक और फिक्स डिपॉजिट क्या है? बैंक के लिए लायबिलिटी है, इसीलिए हम लोगों ने रिप्राइजिंग लायबिलिटी में इस दोनों को डाल दिया है। अब आप ये प्रश्न सोचेंगे कि कैश इन हैंड और करंट बैलेंस को हम लोगों ने ना एसेट में डाला ना लायबिलिटी में डाला, ऐसा क्यों? अब बताइए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक लाइन पढ़िए, हुज रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस विद चेंज इन बेस रेट। या आप बताइए कि क्या कोई कैश इन हैंड पे कोई इंटरेस्ट अर्न होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। कोई करंट बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट अर्न होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को हम लोग ना ही रिप्राइजिंग एसेट में डालते हैं, ना ही रिप्राइजिंग लायबिलिटी में डालते हैं। दोस्तों इस कंसेप्ट को मैंने अच्छे तरीके से समझाया है अपने BFM के मॉड्यूल डी के वीडियो लेसन में, आप वहाँ पर जाके इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए कैश इन हैंड और करंट बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं होता है, तो ना ही उसे हम लोग रिप्राइजिंग एसेट में डालेंगे, ना ही रिप्राइजिंग लायबिलिटी में डालेंगे। चलिए अब हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एडजस्टेड गैप बताना है। तो बहुत सिंपल है, एडजस्टेड गैप होता क्या है? तो जो रिप्राइजिंग एसेट है माइनस रिप्राइजिंग लायबिलिटी है उसे माइनस कर दीजिए। तो रिप्राइजिंग एसेट कितना है? 1500 प्लस 1200 यानी 2700। रिप्राइजिंग लायबिलिटी कितना है? 1500 प्लस 1500 यानी कि 3000। तो 2700 माइनस 3000 कितना होगा? उसका मॉड ले लीजिए यानी कि 300। नेगेटिव को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, गैप मतलब कि वो नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा दोनों। तो आंसर होगा इसका 300, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ इंटरेस्ट फॉल बाय 1% अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल एसेट एंड लायबिलिटी द नेट इंटरेस्ट इनकम विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझिए इसको। मैंने पहले भी समझाया है, आज मैं फिर समझा रहा हूँ कि इंटरेस्ट यदि 1% से घट गया, ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड फॉर हर एक एसेट एंड लायबिलिटी के लिए एक इंटरेस्ट मान लीजिए कि 1% घट गया, ठीक है। तो बताइए नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होगा? तो बताइए अब मान लीजिए कि इसमें कैश इन हैंड लें या करंट बैलेंस लें, क्योंकि इंटरेस्ट को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता उस पर, तो वो रिप्राइजिंग एसेट लायबिलिटी में आएगा ही नहीं आएगा, इसलिए हम लोग उसे एक्सक्लूड कर देते हैं। अब इंटरेस्ट कितना परसेंट घटा? 1% घटा, सभी एसेट एंड लायबिलिटी के लिए घटा। तो नेट इंटरेस्ट इनकम, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेट इंटरेस्ट इनकम होता क्या है। तो आप मेरे BFM मॉड्यूल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने नेट इंटरेस्ट इनकम को अच्छे से समझाया है। अभी मैं फिलहाल एक शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको। तो देखिए कंसेप्ट को समझिए, इंटरेस्ट रेट कितना से घटा है? 1% से, हर एक एसेट के लिए और हर एक लायबिलिटी के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक को एसेट पे 1% इंटरेस्ट कम मिलेगा, ठीक है। और इसका ये भी मतलब हुआ कि उसे अपनी लायबिलिटी पे 1% इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? बैंक का एसेट क्या है? लोन है, तो लोन पे उसे 1% इंटरेस्ट कम मिलेगा। और बैंक का लायबिलिटी क्या है? जो डिपॉजिट्स है, तो डिपॉजिट पे बैंक को 1% इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, 1% कम देना पड़ेगा अपने लायबिलिटी में। अब बताइए बैंक को क्या, अब देखिए 3000 क्या है हमारा? अब बताइए टोटल हमारा लायबिलिटी कितना है? लायबिलिटी है हमारा 3000, सेविंग बैंक में 1500, फिक्स डिपॉजिट में 1500। तो 1500 प्लस 1500 कितना हो जाएगा? 3000। तो 3000 पे 1% कितना होगा? बताइए 3000 का 1%, तो 3000 का 1% हो जाएगा 30 रुपया, 30 करोड़। तो ये 30 करोड़ क्या है? तो 30 करोड़ बैंक को इतना कम देना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं? अब जरा आ जाइए आप अपने एसेट साइड में। एसेट टोटल एसेट कितना है हमारा? 1500 प्लस 1200 यानी कि 2700। 2700 का 1% कितना होगा? 27 करोड़। तो 27 करोड़ बैंक को कम अर्न करेगी ना। समझ रहे हैं? तो 30 करोड़ वो उसको कम देना पड़ रहा है और 27 करोड़ उससे कम अर्न कर रही है। तो हमारा NII होता क्या है? NII दोनों का डिफरेंस ही तो होता है।
समझ में आया आपको? नेट इंटरेस्ट इनकम जो होता है वो हमारा रिप्राइजिंग एसेट माइनस रिप्राइजिंग लायबिलिटी होता है। तो आप बताइए एनआईआई बैंक का इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल इंप्रूव हुआ, आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 करोड़ से इंप्रूव हुआ, क्योंकि 30 करोड़ का वहाँ पे देखिए 27 करोड़ का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन 30 करोड़ का फायदा भी तो हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो 3 करोड़ का कुल मिलाकर एनआईआई इंप्रूव हुआ है हमारा। तो इस तरह समझिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है इस कंसेप्ट को सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट 1.5% बढ़ा हर एक एसेट और हर एक लायबिलिटी के लिए, तो नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि 4.5 करोड़ बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि 4.5 करोड़ घट जाएगा, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि 1.5 करोड़ बढ़ जाएगा, और चौथा ऑप्शन कर रहा है कि डाटा ही इनसफिशियंट है। आप बताइए दोस्तों, फिर से मैं जो मैंने ट्रिक बताया उसे सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए दोस्तों। सबसे पहली बात कि इंटरेस्ट कितना बढ़ा? 1.5% बढ़ा। अब बताइए कि 1.5% किसका? तो 1.5% हमारा एसेट है कितना? 3,000 करोड़ है, तो 3,000 करोड़ का 1.5% कितना होगा? 45 करोड़ होगा ना। तो 45 करोड़ बैंक को क्या करना पड़ेगा? ये हमारा लायबिलिटी है दोस्तों, 45 करोड़ बैंक ने अर्न किया, नीड टू पे 40। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाला था, इंटरेस्ट बढ़ा। पहले केस में इंटरेस्ट घटा था, अब यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा है। अब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए कि जो बैंक का लायबिलिटीज़ है, जो कि डिपॉजिट्स है, तो डिपॉजिट्स पे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा कस्टमर को। तो कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है? तो 45 करोड़ ज़्यादा देना पड़ रहा है। चलिए अब आ जाइए अपने लोन के साइड में। तो लोन का इंटरेस्ट यदि बढ़ रहा है तो बैंक को फ़ायदा है ना दोस्तों, बैंक को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो अब बताइए टोटल लोन है कितना? टोटल लोन है हमारा 2700 करोड़। 2700 करोड़ का 1.5% निकालिए, तो 27 करोड़ का 1.5% निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा 40.5 करोड़। अब बताइए दोस्तों, ये 40.5 करोड़ बैंक को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है, इतना पैसा और मिलेगा बैंक को। ठीक है, चलिए अब बताइए हम एनआईआई का बात करते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम का बात करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि अब बताइए इस केस में इंप्रूव हो रहा है कि लॉस हो रहा है? ऑब्वियसली लॉस हो रहा है दोस्तों, कि आपका यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ गया ज़्यादा, 45 करोड़ बढ़ गया, लेकिन आपका जो एसेट है वो 40.5 करोड़ ही बढ़ा। तो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, फॉल हो गया। कितना करोड़ फॉल हो गया? 4.5 करोड़ फॉल हो गया। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं? चलिए उम्मीद है दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी कंटेंट को लाने में और आपको समझाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द इंटरेस्ट ऑन कॉल मनी फॉल बाय 1% ऑन कैश क्रेडिट। अब देखिए, अब समझिए बात को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कॉल मनी पे जो इंटरेस्ट है वो 1% घटा, कैश क्रेडिट पे जो इंटरेस्ट है वो ½ घटा, सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट है वो 0.3% घटा, एफडी पे जो इंटरेस्ट है वो 1% घटा। अब बताइए एनआईआई क्या होगा? अब देखिए अभी तक जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें सब में इक्वली प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन अब देखिए कि अब सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए कंसेप्ट वही है अपना, ठीक है, चीज़ें वही लगाना है, बस अंतर क्या है? अंतर बस इतना कर दिया है कि सब पे अलग अलग परसेंटेज का रिडक्शन हो रहा है। ये क्वेश्चन हमारे बीएफएम के मॉड्यूल डी से है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आइए हम समझते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो देखिए दोस्तों, कॉल मनी का 1% फॉल हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग। तो अब बताइए 1% किसका? तो 1% जो है हमारा, अब देखिए कॉल मनी जो है, कॉल मनी बदले बताइए आप एसेट है कि लायबिलिटीज़ है? तो आप इस टेबल से देख सकते हैं दोस्तों कि कॉल मनी हमारा एसेट है। तो 1500 का 1% कितना होगा बताइए? 15 करोड़, ठीक है। तो कॉल मनी यदि हमारा 1% घट गया, कॉल मनी हमारा एसेट है, ठीक है, तो कॉल मनी पे कितना 15 करोड़ जो है कम अर्न होगा। कैश क्रेडिट कितना घटा? ½ और कैश क्रेडिट था कितना हमारा? 1200। तो 1200 का ½ कितना होगा? तो 1200 का होगा दोस्तों हमारा 6 करोड़। तो कैश क्रेडिट जो है 6 करोड़ कम अर्न करेगा। तो टोटल इनकम जो है हमारा 21 करोड़ से घट गया। कॉल मनी पे 15 करोड़ और कैश क्रेडिट पे 6 करोड़। अब जरा आ जाइए हम अपने लायबिलिटी साइड पे। तो लायबिलिटी साइड में सेविंग अकाउंट पे कितना घटा? तो 0.5%, ठीक है। 0.5% किसका? तो 0.5% 1500 का। तो 0.5% 1500 का निकालिएगा, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा 4.5, ठीक है। और एफडी पे कितना है? एफडी पे भी है दोस्तों हमारा 0.3, तो आपको मिल जाएगा दोस्तों वो मिल जाएगा आपको दोस्तों 15, ठीक है। अब बताइए दोस्तों, ये जो 4.5 करोड़ है और 15 करोड़ है, तो इतना बैंक को कम देना पड़ेगा ना पैसा एफडी पे, ठीक है। तो दोस्तों यदि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ओवरऑल बैंक को जो है 19.5 करोड़ रुपीज़ लेस पे करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप बताइए बैंक का इनकम कितना घट रहा है? 21 करोड़ घट रहा है और बैंक को कितना कम देना पड़ रहा है? 19.5 करोड़ देना पड़ रहा है। तो यदि नेट देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो बैंक 1.5 करोड़ लेस अर्न कर रही है, तो एनआईआई हमारा घटेगा। यदि मान लीजिए इसी केस में कि ओवरऑल बैंक को ज़्यादा पे करना पड़ता, ठीक है, कम पे करना पड़ता, मान लीजिए 19.5 जो रहता है वो 21 से ज़्यादा रहता, तो उस केस में एनआईआई इंप्रूवमेंट होता। आप यहाँ देख सकते हैं कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो बैंक का इनकम 21 करोड़ घट रहा है और 19.5 करोड़ बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली घटा ही ना, कितना घटा? 1.5 करोड़ घट गया। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा फॉल बाय 1.5 करोड़। तो इस तरह आप क्वेश्चन को समझना है। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी उम्मीद है।
चलिए, ये था हमारा केस स्टडी नंबर 3। आइए दोस्तों, हम लोग अगले केस स्टडी पे आते हैं। अब देखिए, आपके सामने कोई एबीसी बैंक है, उसका डिटेल हमें दिया गया है 15/10/2014 का। जो भी फिगर है वो करोड़ में है। पेड अप कैपिटल 500 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस 25 करोड़, स्टैट्यूटरी रिजर्व 650 करोड़, कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंटिंग सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ एसेट 50 करोड़, other disclosed free reserve 120 crore, general provision and loss reserve 150 crore, special provision on NPA at portfolio level 15 crore, provision in lieu of diminution in fair value of asset in case of restructured advance 10 crore, revaluation reserve 100 crore, infusion of capital after published balance sheet 50 crore, RWA under credit substandard approach 6000 crore, कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क 270, कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशन रिस्क 180। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एलिजिबल टायर 1 कैपिटल। दोस्तों मैंने इस चीज़ को अच्छे से क्लियर किया है कि टायर 1 में क्या था, टायर 2 में क्या था, आप उस वीडियो में जाके देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो एलिजिबल टायर 1 कैपिटल क्या होता है? तो टायर 1 में आपका पेड अप कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व आएगा, कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंटिंग सरप्लस अराइजिंग ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ एसेट आएगा, अदर डिस्क्लोज फ्री रिजर्व आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। सभी को जोड़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 1345 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिजिबल टायर 2 कैपिटल। इसे आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अपने से एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मेरे उस वीडियो को देखिए, इसमें मैंने कैपिटल को अच्छे से बाइफरकेट करके समझाया है, आखिर क्यों है ये भी मैंने समझाया है दोस्तों। मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया था कि आप देख के कैसे समझेंगे कि ये टायर 1 का पार्ट है कि टायर 2 का पार्ट है। तो उस वीडियो में जाइए, उस वीडियो को कंटेंट को समझिए। कुल मिलाकर 15 से 20 मिनट का वीडियो है, चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो टायर 2 का जहाँ तक बात है तो उसमें हमारा आएगा कि जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व विद सीलिंग ऑफ 1.25% ऑफ RWA, रिवैल्यूएशन रिजर्व एट द रेट 55% डिस्काउंट, ठीक है। ये दोनों को जोड़ के तो बताइए सीलिंग कितना है? 1.25% ऑफ RWA का सीलिंग है जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व पे। तो पहले हमें RWA निकालना पड़ेगा, क्योंकि RWA का ही तो 1.25% है। RWA है कितना? तो RWA क्रेडिट रिस्क का हमें दे रखा है 6000 करोड़। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। क्रेडिट रिस्क का है दोस्तों 6000 करोड़। मार्केट रिस्क RWA कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल चार्ज हमें दिया हुआ है और हमें पता है कि RBI के द्वारा जो स्टैंडर्डाइज CRAR है, कैपिटल टू रेट एडिक्वेसी रेशियो CAR है, वो हमारा 0.09 है। तो RWA फॉर मार्केट रिस्क निकालने के लिए कैपिटल चार्ज को 0.09 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3000 करोड़। उसी तरह ऑपरेशनल रिस्क के लिए RWA निकालने के लिए कैपिटल चार्ज को 0.09 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2000 करोड़। तो बताइए टोटल RWA इस तीनों को जोड़ के निकल जाएगा हमारा 11000 करोड़। यही तो पूछा था हमसे, ठीक है। और इस 11.25 करोड़ का आप क्या करेंगे? 1.25% निकालेंगे और रिवैल्यूएशन रिजर्व 50% डिस्काउंट पे निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 182.5। इसे एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैंने RWA तो निकाल के आपको बता दिया, बाकी चीज़ें एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी को देखते हैं। कोई लेना बैंक है, उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जितने भी फिगर है वो करोड़ में है। देखिए रेटिंग दिया हुआ है AAA, AA, BBB, B, CCC 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। बेस रेट 11% चार्ज किया जा रहा है AA AAA कैटेगरी, बोरो फॉर 3 ईयर लोन। लोड फैक्टर जो है वो है AA के लिए 1%, A के लिए 2%, BBB के लिए 3%, BB के लिए 4%। और लोड फैक्टर को फर्दर 0.5% से इंक्रीज़ किया जाएगा हर एक एडिशनल मैच्योरिटी ओवर 3 ईयर, ठीक है। अब लोन कितना है? 400 करोड़ है 5 साल के लिए। वो दिया गया ए रेटेड कंपनी को 2 साल पहले। देयर हैज़ बिन नो डिफॉल्ट, करंट आउटस्टैंडिंग इज़ 200 करोड़, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट इज़ एट 100% एंड लॉस गिवन डिफॉल्ट इज़ 50% विद एक्सपेक्टेड लॉस। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, एक्सपेक्टेड लॉस निकालने का PD इंटू LGD इंटू EAD। तो PD हमें कितना है दिया हुआ है बताइए? 0.25। LGD कितना है? 0.50। EAD कितना है? 200। तो आंसर हो जाएगा 25 लाख। एज पर रिस्क पॉलिसी ऑफ द बैंक द लोन दैट शैल अर्न द लोअर रिटर्न विल बी। तो जो लोन जो वैसा लोन जो कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 3 साल पे होगा वो होगा AAA रेटेड बॉरोवर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारा बंधन बैंक के बारे में कुछ डाटा दिया गया है जिसका कैपिटल है 400 करोड़। कब? 31/3/2014 को। तो कैश एंड बैलेंस पे RBI 200 करोड़, बैंक बैलेंस 200, इन्वेस्टमेंट हेल्प फॉर ट्रेडिंग 500, अवेलेबल फॉर सेल 1000, हेल्ड टू मैच्योरिटी 500, एडवांसेज नेट 200, अदर एसेट 300, टोटल एसेट 4700, ठीक है। तो ये सब डाटा दिया गया और ब्रेकअप भी दिया हुआ है दोस्तों, HFT, AFS, STM, और ये भी दिया हुआ है। टोटल रिस्क वेट एसेट कितना होगा? तो दोस्तों टू डिटरमाइन द एप्लीकेबल रिस्क वेट सिंपली मल्टीप्लाई द एक्सपोजर बाय रिस्क वेट एंड टोटल रिस्क वेट विल बी। तो कैश एंड बैलेंस कितना है? 200, उसको 0 से मल्टीप्लाई किया 0.00। बैंक बैलेंस कितना है? 200, उसको 20 तो क्या करना है आपको? क्या क्या मल्टीप्लाई करना है? तो जो रिस्क वेट का एक्सपोजर है उसको और टोटल रिस्क वेट को आप मिल जाएगा। तो रिस्क जो, ठीक है,
तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रिस्क वेट आपको मिल जाएगा 2990 करोड़। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल रिस्क बेस्ड एसेट टू द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। तो आपको मिल जाएगा 63.61%। CR कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल फंड बाय RWA आपको मिल जाएगा ये 13.38%। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका मॉड्यूल ए से, एक्सपोर्ट बिल फॉर $5 million ड्रॉन 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। शिपमेंट डेट दे रखा है 3 अक्टूबर 2014, ड्यू डेट है 1 फरवरी 2015, एक्सचेंज मार्जिन है 0.15%, स्पॉट रुपीज़ है 63.15, प्रीमियम दे रखा है आपको, रेट टू बी कोटेड टू द नेक्स्ट 0.25 पैसा एंड रुपीज़ अमाउंट इज टू बी राउंडेड ऑफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट टू अप टू 180 डेज इज 9%। अब बिल बाइंग रेट है, तो इसका काफ़ी ईजियर एक्सप्लेनेशन है। तो ड्यू डेट कितना है 1 फरवरी, तो प्रीमियम ऑफ जनवरी वुड बी चार्ज, तो बिल बाइंग रेट हो जाएगा, स्पॉट रेट दिया हुआ 63.15, प्रीमियम को ऐड कर दीजिए 0.55, इंटर बैंक रेट को ऐड कर दीजिए 60.70, मार्जिन को घटा दीजिए 0.955, तो रेट मिल जाएगा 63.6045। और दोस्तों इस प्रकार से हमारा 95 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा। और एक लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिस पे आपको किसी मुंबई के बैंक के बारे में RSA दिया हुआ है, RSL दिया हुआ है, नेटवर्थ दिया हुआ है, DA दिया हुआ है और DL दिया हुआ है, तो वेट पूछा गया है। तो वेट क्या होता है, RSL अपन RSA, तो ये आपको मिल जाएगा 0.89। इसका मैंने ट्रिक भी समझाया था, एक शॉर्ट ट्रिक समझाया था, जिससे आप लोग इसे याद कर सकते हैं। मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप का क्या होता है फॉर्मूला, DA माइनस W टाइम्स DL, ये मिल जाएगा आपको 0.72। और मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा दोस्तों, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी इज DGAP इंटू लिवरेज रेशियो, तो आपको मिल जाएगा 15.55। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का केस स्टडी का। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की केस स्टडी और लाऊं और आपको समझाऊं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं आपको डेली बेसिस पे ऐसे केस स्टडी करवाऊंगा, चाहे वो AVM का हो, BFM का हो या रिटेल बैंकिंग का हो। फ्रेंड्स आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जिस पे आप मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं, और वो दोस्तों पेड PDF है। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। लेसन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।